Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform. And today in this session हमारे साथ एक और टॉपर है ऑफ NABARD ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर जो जिसका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया और परमेश का यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आया है. सो सबसे पहले परमेश, कंग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग दिस सिलेक्शन फॉर द वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कंग्रेचुलेशन टू यू. Thank you so much, sir. ओके. सो परमेश, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दैट आप अपने एकेडमिक एज वेल एज फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए. So basically, I'm from Varanasi and I've done my schooling also from there itself. I have completed my graduation in agriculture from Banaras Hindu University. And about my family, my father is a government officer from Banaras Hindu University itself. He's an employee here. My mother is a housewife, and I have one younger brother and one younger sister. And they both are studying in graduation right now. ओके. ओके. सो मतलब नबार्ड ही क्यों आपने डिसाइड किया कि आई वुड लाइक टू जॉइन द नबार्ड ओनली? व्हाई नॉट यूपीएससी? एंड मेजरली जो स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हो रहे हैं नबार्ड के अंदर भी, दे हैव द यूपीएससी बैकग्राउंड, they struggled for 4 to 5 years and then they opted for NABARD. So what motivates you to join the NABARD? First of all, NABARD was a very great job opportunity to do so. And also there were several reasons like NABARD, I would say it would be the first or second step to go ahead for the UPSC also. I would not say that I would not prepare for UPSC. I'm also looking for that, but it was a first step for going to that step. Also, it has a backup like kind of thing for a job security kind of thing. So that's why, and it also doesn't focus as much on the polity, history, and the civics part of the academics. It was basically focused on agriculture, specialized sector of agriculture. The questions was asked on the basis of agriculture. So that's why it gave me an edge to prepare for that because my agriculture was very good, and that's why I wanted to do NABARD, try for it, and I succeeded. ओके, गुड. ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट मेक योरसेल्फ कि आप अपने आप को अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से, कोई भी आपके सामने एग्जाम आ रहा है, जैसे इनका टारगेट क्या था कि मैंने एग्रीकल्चर किया है तो लेट्स गो फॉर द नबार्ड आल्सो. एंड ऑब्वियसली ही विल कंट्रीब्यूट अ लॉट इन द नबार्ड एज इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इनका बैकग्राउंड वैसा रहा है. तो इनका कुछ स्पेसिफिक इनपुट जो होगा वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा नबार्ड को. और इन्होंने मेक श्योर किया कि चलो मैं सिक्योर हो जाता हूँ. नाउ नेक्स्ट टारगेट इज यूपीएससी. ऑब्वियसली आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? Yes, right. ओके. ओके. नाउ अगर आपका नबार्ड में नहीं होता, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड Yes, अटेम्प्ट था? it was my first attempt. इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नबार्ड को क्लियर कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्वालिफाई नहीं होता, तो आगे बैकअप ऑप्शन क्या रहता? सर मैं बेसिकली एग्रीकल्चर पढ़ रहा था और not only for NABARD only, but all the competitive exams related to agriculture like IBPS SO, which is agriculture field officer. I gave that exam this year only and I have also cleared that. मैंने 1 अप्रैल को वो रिजल्ट आ गया था, but after that 21st of April को NABARD, so I opted for NABARD. So जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स थे, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड आई वाज काइंड ऑफ श्योर दैट कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा. अच्छा, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द नबार्ड स्ट्रेटजी, जिसमें हम लोग सबसे पहले बुक लिस्ट की बात करेंगे. तो बुक्स में आपने कौन-कौन सी बुक्स फॉलो की? वेरी स्पेसिफिक. बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए जो मैंने बुक्स पढ़े थे, आपके जो ईएसआई सेक्शन है या एआरडी सेक्शन है उसमें तो एग्रीकल्चर है. बाकी जो कंप्यूटर है ये सब मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देखे थे. कंपाइल्ड पीडीएफ मिल गए थे, मैंने उसमें ज़्यादा नहीं फोकस करना था, बट एग्रीकल्चर वाज द मेजर पार्ट ऑफ द नाबार्ड एग्जाम. उसके लिए मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक बुक्स पढ़े थे जो कि ग्रेजुएशन में आई रेड दैट. Like Nemraj Sunda was a very good competitive exam that every agriculture graduate should read it. And Arun Katyan, both the parts were very helpful. Question was asked and that helped me a lot also. और अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का था लाइक हॉर्टिकल्चर, तो एक इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर बुक आती है, जेनेटिक्स की एक बीडी सिंह की बुक आती है. सो नॉट
द होल बुक, बट द अनुन कात्यायन एंड नेमरान सुंडा, ये मैंने पूरे अच्छी तरीके से पढ़ा था, पूरा पेज फर्स्ट से लेके पेज लास्ट तक। दीज टू बुक्स वर मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इधर उधर के थोड़े से जो सेक्शन है, लाइक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ईएसआई, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये मैंने अदर प्लेटफॉर्म से पीडीएफ से लेके, थोड़ी सीनियर से हेल्प लेके इससे पढ़ाई की थी। ओके, ओके। आपने कितने टाइम के लिए आपने नाबार्ड के लिए प्रिपेयर किया था? आपने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई किया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले कितना टाइम आपने डिवोट किया था नाबार्ड के लिए? ऐसा नहीं था कि आपने ग्रेजुएशन से ही शुरू कर दी हो पढ़ाई? नहीं नहीं नहीं, आई बेसिकली मैंने 1 साल दिया था इसके लिए। ओके, आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एग्रीकल्चर, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था पढ़ना। मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे उससे पहले अच्छी तरीके से। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, एक एक पॉइंट बेसिक एग्रीकल्चर, फ्रॉम डेफिनेशन टू दी डीप कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े। और धीरे धीरे इनिशियली समय लिया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्योंकि होते हैं एग्रीकल्चर में, इनिशियली तो बहुत टाइम लिया इसने, बट एट द एंड व्हेन इट गॉट कंप्लीटेड, फिर मैंने रिविजन शुरू कर दिए सारे के सारे एग्रीकल्चर के। So overall, it took me almost 1 year. ओके, ओके। और आप जैसे स्टूडेंट के लिए कौन-सा ऐसा चैलेंजिंग एस्पेक्ट था इस एग्ज़ाम का? मतलब अगर हम रिटन की बात करें, कौन-सा सब्जेक्ट चैलेंजिंग लग रहा था आपके लिए? Since a maths background से हूँ, मैंने 12th maths background से किया, so I find biology a little bit difficult, not so much. But biology एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं डीप में तो नहीं जानता, but that's why the subject which was asked in NABARD in the main exam, genetics and plant physiology, ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा एज अ मैथ स्टूडेंट। और बायोलॉजी के लिए तो कोई इतना टफ नहीं था, बट मुझे लगा। बट मैंने फिर भी अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा हुआ था, 2-3 बार रिवाइज किया हुआ था। ये चीज बस एक कठिन थी, और ऑल द क्वेश्चंस वर इजी। बेसिक एग्रीकल्चर दे आस्क्ड, इंग्लिश सेक्शन भी इजी ही था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। द वन थिंग दैट एवरी स्टूडेंट नीड इज द राइटिंग स्किल इन इंग्लिश, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो मैंने की थी अपनी अच्छी, सो दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। ओके, सो आपने राइटिंग स्किल के बारे में बताया तो आपने मुझे बताया भी था कि मैंने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कोशिश किया, एफर्ट लगाया, टाइम इन्वेस्ट किया था। तो मुझे ये बताइए क्या-क्या आपने इसके लिए इन्वेस्ट किया था कि कैसे आपने इनिशियल किया, फिर उसका रिज़ल्ट आपको दिखा? यस, सर एक्चुअली मैंने उतना ज्यादा नहीं किया था, क्योंकि इट वाज ऑलरेडी गुड फॉर मी। ओके, स्कूल से ही मेरे इंग्लिश ठीक ठाक थी, आई वुड से कि गुड थी, और राइटिंग स्किल्स भी ठीक थी मेरी। आई जस्ट हैव टू फॉलो द क्या फॉर्मेट है किसी लेटर का, किसी एसे का, किसी प्रीसी राइटिंग का, ये मैंने पहले तो इसको मैंने समझ लिया, इसको पूरी अच्छी तरीके से याद कर लिया। उसके बाद द ओनली थिंग एवरी वन कैन डू इन इंग्लिश इज जस्ट प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस की, खूब लिखने की प्रैक्टिस की। और अदर थिंग्स वन पर्सन कैन डू इज टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, इज टू रीड थिंग्स, टू राइट थिंग्स, टू राइट स्टोरीज, टू कन्वर्सेट विद पीपल, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो मैंने कन्वर्सेशन भी कई लोगों से इंग्लिश में किया है, ऐसे ही रैंडमली अगर आप बात कर रहे हैं तो ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश समटाइम्स आल्सो, दैट ऑटोमेटिकली इनबिल्ड्स इंग्लिश इनसाइड यू। सो ओके, यही सब चीजें थी। मैंने राइटिंग मैं करता था, रोज लिखता था, कोई कोई स्टोरी लिख देता था ऐसे ही। सो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वोकैबुलरी और इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। ओके, ओके। आपका डेली रूटीन कैसा था कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे या जब मन किया पढ़ लिया, जब मन किया नहीं पढ़ा, ऐसा था या कुछ ऐसा कुछ नहीं, अलग से कुछ करते थे आप? बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं था, बट हाँ डेली पढ़ना था, ये तो सही था। हुँ, मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा सा, ब्रेकफास्ट के बाद मॉर्निंग में थोड़ा पढ़ाई, उसके बाद 1-2 घंटे, उसके बाद बीच में एक बार दोपहर में थोड़ी सी पढ़ाई, और रात में थोड़ा सा डिनर के पहले थोड़ी सी पढ़ाई। और बस इतना ही करता था। 2-2 घंटे अगर आप तीनों टाइम जोड़ लिए तो 6 घंटे 7 घंटे। इनिशियली कम करता था, आराम से पढ़ता था, बट एट द एंड इसको मैंने बढ़ा दिया था, 10 घंटे कर दिए थे। तो लगातार रिविजन करने में बहुत समय जाता था, और टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती थी। हुँ, So हुँ। initially, I started from like 5 hours to 6 hours, and at the end, when the exam was just ahead of 1 week or 2 week, I started giving it 6 hours, 10 hours, almost that. ओके, ओके। और अभी चलते हैं इंटरव्यू के ऊपर। आई होप इंटरव्यू में आपने अच्छा ही स्कोर किया होगा। इंटरव्यू की शुरुआत कैसे की थी? कैसे प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए कि लेट्स डू दिस थिंग, दिस दैट थिंग? कैसा शुरुआत हुई आपकी इंटरव्यू की? शुरुआत में तो
आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड कि क्या-क्या पढ़ना होगा, क्या-क्या उन्होंने पूछा, क्या वो पूछेंगे, व्हाट वुड आई से? But the interview part was the most easy part for me and for everyone also. One also, I asked several friends of mine. इंटरव्यू में वो बहुत ही बेसिक चीजें पूछते हैं, लाइक सिंपली दो क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक एचआर क्वेश्चन, व्हाई वुड यू लाइक टू जॉइन, व्हाट यू हैव स्पेशल इन यू, व्हाट हाउ कैन यू हेल्प नाबार्ड, एंड एकेडमिक्स थिंग्स जो बहुत ही नॉर्मल सी बेसिक चीजें पूछते हैं, लाइक प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। फॉर मी उन्होंने पूछा प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, हाउ क्लाइमेट चेंज इज इफेक्टिंग, एंड आपको उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना होगा, और लाइक नाबार्ड, नाबार्ड क्या कर रहा है इसके लिए, व्हाट काइंड्स ऑफ funds is NABARD having for agriculture section। बस इन्होंने ऐसे ही पूछा था, और मुझे जो इंटरव्यू बहुत सारे दोस्तों के हो गए, आई वाज कनेक्टेड फ्रॉम इट, वी हैड अ ग्रुप ऑफ द नाबार्ड एस्पिरेंट्स, तो वो अपने इंटरव्यू वहाँ पे लिखते थे, एक्सपीरियंसेस लिखते थे, क्वेश्चंस लिख देते थे। सो जनरली वही 20-25 टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाज रोमिंग अराउंड एंड अराउंड फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स। तो मैंने उस सारे क्वेश्चंस बना लिए थे, सारे के आंसर्स प्रिपेयर कर लिए थे, और द सेम थिंग हैपेंड, वही मुझसे पूछा गया। और कुछ एग्रीकल्चर से जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर से, वो तो बेसिक ही थे, वो तो मैं पढ़ के गया था, वो तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा ही हुआ था। सो नथिंग स्पेशल वाज आस्क्ड, जस्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू गिव like you have to present very well in the interview, nothing else। ओके, सो जैसे आपने बोला कि वो एकेडमिक से पूछ लेंगे, आपकी पर्सनालिटी बेस्ड सवाल पूछ लेंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर कि एक कैंडिडेट है जो आ रहा है इंटरव्यू के लिए, तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये कैंडिडेट इन इन चीजों में गुड होना चाहिए, कुछ फंडामेंटल्स जो बताना चाहते हो आप? वही किसी भी कैंडिडेट के लिए जो इंटरव्यू में जा रहा है, बेसिक थिंग तो यही होनी चाहिए कि आप प्रेजेंटेबल हो, यू शुड नॉट फंबल देयर, इन विच एवर लैंग्वेज यू आर सुटेबल इन, यू शुड स्पीक इन दैट लैंग्वेज ओनली। आपको फंबल नहीं दिखाना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। तीसरी चीज, जो जिस सब्जेक्ट में आपने वो एग्जाम दिया है फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, द बेसिक ideas of that subject should be very thoroughly revised by you, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक पूछते हैं, लाइक क्लाइमेट के बारे में क्या हो रहा है। और तीसरी चीज, वो अपने नाबार्ड इंस्टीट्यूशन उसके बारे में पूछते हैं, तो उनकी वेबसाइट से जो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जो डेटाज हैं, जो रिपोर्ट्स उन्होंने लिखी हैं, वो तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी से वो पूछे ही पूछे गए थे, और उसी में से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं आपको पता होते हैं, क्योंकि आपको पूरा अच्छे तरीके से देखना होगा। जो बड़े बड़े वर्क्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं नाबार्ड के करेंटली या इन द पास्ट दे हैव डिड सो, दोज क्वेश्चंस वाज टू बी रिवाइज्ड वेरी थरोली। बस उससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछते, बस। ओके, ओके, राइट। सो ओवरऑल इम्प्रेशन कैसा था आपका इंटरव्यू देने के बाद? वर यू सैटिस्फाइड कि थोड़ा-सा और यस कुछ यस एफर्ट लगा लेते? नहीं, इट वाज गुड, इट वाज गुड, एवरी क्वेश्चन आई आंसर्ड वेरी वेल। जस्ट उन्होंने एक जो प्रोजेक्ट चल रहा था उनका क्लाइमेट चेंज के ऊपर, 2-3 फंड के बारे में उन्होंने पूछा था, जिसमें से 2 मुझे तो याद थे और तीसरा नहीं याद था। ओनली दैट क्वेश्चन आई डिडंट आंसर, आई वाज़न्ट एबल टू आंसर बिकॉज़ आई डिडंट नो रियली। और 2 तो मैंने बताया, और बाकी क्वेश्चन उन्होंने एग्रीकल्चर से मुझसे पूछा, लाइक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। हुँ, दिस वाज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट एवरी एग्रीकल्चर स्टूडेंट न्यू। सो ये मुझे पता ही था, और एग्रीकल्चर से उन्होंने यही सब बेसिक पूछे थे, और बाकी सब उन्होंने नाबार्ड के बारे में पूछा था, एंड नथिंग एल्स। सो इट वाज ओवरऑल अ गुड इंटरव्यू आई थिंक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। ओके, ओके, राइट। सो परमेश, अभी आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था कि अभी ग्रेजुएशन खत्म हुई है, अभी जॉब भी मिल गई है, तो हाउ दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि कर लेगा, नहीं करेगा? ये जो डिलेमा होता है। Obviously, sir, they were very happy. हुँ, They were very happy. They were very thankful to God and all the seniors and friends who helped me to do so. बहुत सारे friends के साथ मैंने पढ़ाई की थी, उन्होंने काफी help की थी. So they were thankful for them. They were thankful for God, and their blessings also helped me. And overall, they are very happy. ओके, ओके, राइट। सो आपसे बात करके अभिपीडिया का ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, इन हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला, एंड ऑब्वियसली ये जो जर्नी होती है, हर हर टॉपर की अपनी-अपनी जर्नी है। उस टॉपर की जर्नी से सारी चीज़ें तो रिलेटेबल नहीं होती है हर स्टूडेंट के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो स्टूडेंट रिलेट करेगा, रिलेट करके मोटिवेट हो जाएगा,
और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना कोई मिरेकल नहीं है, इट इज़ ऑल योर हार्ड वर्क। एंड जो इन्होंने किया, इन्होंने अपनी फील्ड ही वैसी डिसाइड की कि मेरे को अब जाना है, तो मेरा एकेडमिक भी वैसा होना चाहिए। तो इनका जो हार्ड वर्क है, वो पिछले 3-4 साल का है। इवन दो ही क्लियर्ड इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, बट हार्ड वर्क पिछले 3-4 साल का है। उनको 3-4 साल का हार्ड वर्क का रिजल्ट मिला है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां पे बहुत स्टूडेंट अप्लाई करता है और कंपटीशन काफी अच्छे लेवल का होता है, क्योंकि पोजीशन बहुत अच्छे लेवल की होती है। सो परमेश, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू ऑल द एस्पिरेंट्स, नाबार्ड एस्पिरेंट्स, वर्ड ऑफ विजडम, एनीथिंग? कुछ चीजें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट लूज योर होप, क्योंकि एक ना एक दिन आपको कुछ ना कुछ मिलना ही है। सो डोंट लूज योर होप। और बहुत ज़्यादा आपको सब्जेक्ट्स के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, किसी टॉपिक के लिए, किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी थिंग वुड बी, आप अपने बेसिक्स को काफ़ी स्ट्रांग कीजिए। बेसिक्स जो आपने ग्रेजुएशन में बुक्स पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में आपकी जो टॉपिक्स पढ़े हैं, सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसको यू शुड बी वेरी स्ट्रांग एट दैट, क्योंकि वही पूछा जाता है। एंड उससे बाद जो अदर क्वेश्चन रहते हैं, ऑल द क्वेश्चन वर ऑल्सो कनेक्टेड फ्रॉम इट। सो आप पहले अपने बेसिक स्ट्रांग कीजिए। दूसरी बात, फॉर स्पेसिफिकली नाबार्ड, आप इंग्लिश इंप्रूव कीजिए। और इंग्लिश आई थिंक कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में इंप्रूव नहीं होती है। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट योर होल लाइफ, यू शुड डू समथिंग विच इज improving your English in order to both आपकी स्पीकिंग भी और आपकी राइटिंग भी। सो आप इसको करते रहिए और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, एक ना एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, ओके, राइट। सो परमेश, आप आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड जितने भी सवाल अगर स्टूडेंट के दिमाग में आएंगे, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा। परमेश एंड वी वुड बी लव टू हेल्प यू आउट, आपके जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक परमेश। एंड आप अब नेक्स्ट जो टारगेट है उसके लिए एम कर दीजिए। एंड डेफिनेटली आप इतनी सिंसेरिटी के साथ उस चीज को भी अचीव कर लेंगे, थैंक यू राइट? सो मच। थैंक यू। Thank you, Parmesh. Thank you. थैंक यू।